नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। कल रात से अब तक आपने नागपुर में नफरती हिंसा के कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं आपको जो तस्वीरें आज दिखाने जा रहा हूं वो इस पूरे हिंसा कांड का सबसे सनसनीखेज वीडियो है। और यह वीडियो किसी आम आदमी या आम पुलिस वाले का नहीं, बल्कि खुद नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम का है। नफरती भीड़ ने पहले इन पर हमला किया, जिससे इनके हाथ में गंभीर चोट लगी। इसके बाद पीछे खड़ी भीड़ धार्मिक नारे लगाने लगी, जैसे कि इस भीड़ ने कोई महान काम कर दिया हो। आप सुनिए जरा। लेकिन यह तस्वीर धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, नारा तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर तो बस छोटी सी वानगी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यह पूरी की पूरी हिंसा प्री प्लान्ड थी। पत्थर इकट्ठे किए गए, पेट्रोल पंप तैयार किया गया, कुछ देर के भीतर ही सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। क्या यह सब बिना प्लानिंग के हो सकता है? गाड़ियों और बाइक जला दी गई, घरों पर हमला हुआ, डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और दावा यह हो रहा है कि पहचान करके और चिन्हित करके इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नागपुर जैसे शांत शहर में भी नफरत और हिंसा वाली सोच हावी हो गई है? आज इसी पर देश की सबसे बड़ी चर्चा, औरंगजेब अफवाह और हिंसा की आग। हमले से पहले चेहरा छुपाया, लोगों पर तलवारों से हमले, हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल, 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी जख्मी, 1 डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला, घर, गाड़ियां, दुकानें जला दी गई। नागपुर में सिर्फ एक अफवाह के चलते हिंसा का नंगा नाच हुआ, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान और परेशान करने वाले हैं। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय है, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये वो। सोमवार की शाम एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर जलाई गई, जिस पर धार्मिक चिन्ह था। इसके बाद एक समुदाय आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ये सब चीजें हो रही है, और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान पड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और घर को टारगेट कर रहे थे मुझे। कम से कम 20-25 गाड़ी फोड़ दिया और हमारी गाड़ी को अंगार लगा दिया। शैतान बहुत ज्यादा शैतान। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत, की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार, सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। पेट्रोल बम भी फेंके, पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो, लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो, समाज के अंदर नफरत मत बोइए। गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ओवैसी सरकार पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हिंसा के लिए पत्थर, पेट्रोल बम और भीड़ अचानक ही प्रकट हो गई? वैसे भड़काना और उकसाना क्या होता है, इसकी भी वानगी देख लीजिए। तो जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि नागपुर में नफरती सोच वाली हिंसा का डायरेक्टर कौन है? इसी पर होगी
देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, औरंगजेब, अफवाह और हिंसा की आग। और आइए देख लेते हैं आज का विश्लेषण। लेकिन आज हिंसा का वीडियो विश्लेषण पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 17 मार्च 2025 यानी कल का दिन, चेहरा छिपाकर दंगाई आए। अब देखिए, पहले चेहरा छिपाया गया, सीसीटीवी तोड़े गए और फिर मैदान में कूदे। दूसरी तस्वीर, बाइक और कार तोड़ते उपद्रवी। आप देखिए किस तरह से चिन्हित करके गाड़ियां तोड़ी गई हैं और आरोप यह है कि हिंदू समुदाय की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। अब मैं तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, पुलिस पर पथराव करते उपद्रवी। अब इसके अंदर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं 3 डीसीपी घायल हुए हैं, एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। देखिए किस तरह से पुलिस अपनी जान बचा के भाग रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पे अटैक किया जा रहा है। यह तीसरी तस्वीर है। चौथी तस्वीर, आगजनी किस तरीके से कर रही है, गाड़ियां किस तरह से जलाई गई हैं, मोटरसाइकिलें किस तरह से जलाई गई हैं। ये बड़े सारे आरोप हैं। आपने एक प्रत्यक्षदर्शी को सुना, वो कह रहा था क्रूर थे, इस तरह से आए ये लोग, क्रूर थे जो करने के लिए आए। ये चौथी तस्वीर है। लेकिन ऑन ग्राउंड सबूत क्या क्या है आपको बता देता हूं मैं। प्री प्लानिंग वाला, हिंसा के लिए अचानक इतने पत्थर और पेट्रोल बम कहां से आए। हिंसा के लिए चंद घंटों के भीतर इतनी भारी भीड़ कहां से जमा हो गई, यह बड़ा पॉइंट है। इसके बाद एकनाथ शिंदे, मोमिनपुरा में हमेशा 150 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंसा के वक्त मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी नहीं थी, यानी एक तरह से गाड़ियां 150 गाड़ियां हटा दी गई और सिर्फ एक तबके की गाड़ियों पर अटैक हुआ। क्या किसी को मालूम था कि हिंसा होने वाली है? परवीन दटकरे जो कि एमएलए हैं नागपुर मध्य के, वो क्या कह रहे हैं? हमले से पहले इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में घुसी, अन्य समुदाय के घरों और दुकानों में और गाड़ियों को छुआ तक नहीं गया। ये बड़ी बात कह रहे हैं। और परवीन दटके हमारे साथ इस समय लाइव भी हैं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या वोट बैंक के लिए सही को गलत और गलत को सही बताने की कोशिश हो रही है? नागपुर में क्या नफरती हिंसा के पीछे संबल और वक्फ वाला भड़काऊ तंत्र है? यह भी कुछ सवाल है। आइए मैं सीधा रुख करता हूं, कौन कौन मेरे साथ मेहमान हैं, परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अजय लोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद मेरे साथ है, पेशे से वकील हैं। मेरे साथ इस चर्चा में साजिद रशीदी हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन एक ही मॉडल, एक ही पैटर्न, ये कुछ सवाल बड़े खड़े करता है। अजय लोक, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, मॉडल एक है, पैटर्न एक है, लेकिन दोनों जगह सरकारें आपकी है। जवाब, संबल टू नागपुर। देखिए अमित, सबसे बड़ी बात है इस पूरे माहौल में, मुझे ये बताइए कि इस देश में औरंगजेब की मजार हटाने की मांग विश्व हिंदू परिषद करते हैं, उसके विरोध में 4000 की भीड़ आ जाती है। औरंगजेब से किसको मोहब्बत है इस देश में? कौन मुसलमान औरंगजेब को औलाद है इस देश में? किसके पूर्वज औरंगजेब हो गए? लोग कहते हैं लोगों को भड़का दिया। क्यों भड़केंगे लोग भाई? औरंगजेब की मजार पे लोग क्यों भड़केंगे? ये तो सुनियोजित है ना। 4000 की भीड़ ऑर्केस्ट्रेटेड होकर सवाल यह है कि अगर ये सुनियोजित है तो शासन प्रशासन वहां क्या कर रहा था? मैं ये कह रहा हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ऐसे हमलों की आशंका नहीं थी शासन प्रशासन को। ये चूक हुई है। अब तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस एवरीवेयर। स्टेट ऑफ रेडीनेस हिंदुस्तान के हर शहर में रखना पड़ेगा। या फिर यह बात है कि प्रशासन जो था वो तैयार नहीं था और दूसरी तरफ तैयारी पूरी थी, क्योंकि 3 डीसीपी लेवल के अधिकारियों का घायल होना, एक अधिकारी को कुल्हाड़ी से मारना सामान्य बात नहीं है अपने आप में। पुलिस को भगा भगा के मारा गया है। यह सिंपल बात है। ये पैटर्न है। ये पैटर्न है जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चला आ रहा है। पहले देश में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, पटरियों पर बोल्डर रख के। उसके बाद जगह जगह इसी तरह के भ्रम फैलाए गए। एएसआई का सर्वे होने गया संभल पे, पूरी की पूरी पुलिस टीम और पूरी पे लोगों ने पथराव कर दी, जान से मारने की कोशिश की गई। संभल हिंसा हुई, उसके बाद अब ये नागपुर हिंसा। ये टोटल पैटर्न है देश में अराजकता फैलाने की। मैं तभी तो कह रहा हूं, हम ज्यादातर राज्यों में हमारा शासन है, एनडीए का शासन है, बीजेपी केंद्र में शासन कर रही है।
ये कुंभ होने के बाद इस सबका आफ्टर नेगेटिव इफेक्ट है। आप ओके, ये सुनील यादव की कोशिश है। इस पूरी कहानी की जड़ में समाजवादी पार्टी है। औरंगजेब की तारीफ आपके मुंबई अध्यक्ष ना करते तो बवाल नहीं मचता। छावा दी मूवी देखकर औरंगजेब के प्रति नफरत बढ़ी हुई है समाज के अंदर, लोगों के अंदर। उसने जिस तरह से दुराचार किया छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर। अमीश भाई, औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं हो सकता, ना ही इस देश के मुसलमानों का हीरो हो सकता। अबू आजमी का तो है। मुझे नहीं लगता है कि बाईमानदारी अगर आप पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे, किसी भी देश के नागरिक से पूछेंगे कि क्या औरंगजेब इस देश का नायक है, बाबर इस देश का नायक है, नाथूराम गोडसे इस देश का नायक है, या जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, क्रांतिकारियों की अंग्रेजों की मदद करते थे, माफी मांगने वाले लोग इस देश के नायक हैं, तो नहीं हो सकते हैं। और बिल्कुल हम नहीं मानते। आप समझिए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। क्या हो रहा है संभल में? नहीं, बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। डीसीपी निकेतन कदम ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। हमले में घायल डीसीपी ने बोला है कि मारने की प्लानिंग थी, मुझे मारने की कोशिश की गई वहां पर। और क्या बोला एग्जैक्टली सुनिए, ये डीसीपी लेवल का अधिकारी बोल रहा है। कुल्हाड़ी से वार किया गया था, क्या हत्या करने के प्रयास से वार किया गया था? सर, वार तो उन्होंने वैसे ही किया था, लेकिन मैंने हाथ आगे किया तो वो रुक गया हुआ और मेरे हाथ पे लगा। आपके साथ कई और अधिकारी भी जो है गंभीर रूप से सर्टनली हमारे साथ और भी कुछ अधिकारी है जो स्टोन पेल्टिंग में जख्मी हुई है। मारने की प्लानिंग थी। अब बताइए, अब क्या बचता है बचाने को? क्लियर कट डीसीपी लेवल का अधिकारी कह रहा है कि मुझे मारने की प्लानिंग थी। क्या आपको लगता नहीं है ये प्री प्लान था? और क्यों नहीं आपको लगता सुनील यादव, इसमें बड़ा हाथ अबू आजमी का है इस पूरे मामले के अंदर? उन्होंने क्यों तारीफ करी थी औरंगजेब की? नहीं, देखिए, मैं इस बात को मान रहा हूं कि ये प्री प्लान है, और मैं ये भी मान रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने हथियार, इतने पत्थर इकट्ठे हो जाएं, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं और बीजेपी सरकार सोती रहे ना। बीजेपी सरकार को जानकारी थी। बिना सरकार के और बिना बीजेपी के लोगों के इशारे के ये घटना नहीं हो सकती। वो उत्तर प्रदेश की घटना हो या नागपुर की घटना हो। हम तो अमीश भाई आपके कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, हम अपील करेंगे पूरे देश से कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखें, और खास तौर से नागपुर के लोग इस पे राजनीतिक शिकार ना बने। ओके, अजय लोक, मेक यू पॉइंट। महंगाई पर, बेरोजगारी पर बहस हो, इस देश के असली मुद्दे पर बहस हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, असली मुद्दा तो ये बना दिया औरंगजेब, बना दिया अबू आसिम आजमी ने। लगातार वो बोले इसके ऊपर, उन्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी? मैं रुक करता हूं आपका। अजय लोक, मैं एक सवाल करूं। जब अबू आजमी को उनके औरंगजेब परस्ती के लिए, जब अबू आजमी को उनके औरंगजेब परस्ती के लिए संसद इस सत्र से निलंबित किया गया, तो अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। और ये कहने अखिलेश समर्थन नहीं करता, हीरो नहीं मानते हैं औरंगजेब को। विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। क्या है ये? कौन सी बेखौफ दानिशमंदी है औरंगजेब को सपोर्ट करना, जो कि बेमिसाल है? परवीन डटके हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, बीजेपी एमएलए नागपुर मध्य से। परवीन भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? परवीन जी, अमीश देवगन बोल रहा हूं मैं, दिल्ली स्टूडियो से, नोएडा स्टूडियो से। परवीन जी, आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? अपने आप को अनम्यूट करिए परवीन जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। आपने खुद को म्यूट कर रखा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? परवीन जी, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, आपको ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। परवीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा आपको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन आनंद दुबे, मेरा प्रश्न यह है कि उद्धव ठाकरे जी को क्यों लगता है कि आरएसएस का मुख्यालय वहां पर है? और आप तो लोग तो औरंगजेब के पक्ष में हो गए, आप तो खुद समुद्र में डालने की बात कर रहे थे। संजय राउत आप ही को हिंदू तालिबान कह रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि जब कल वहां हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई,
तो उसमें निर्दोष लोगों को अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। उनके घरों में तेजाब की बोतलें, धारदार हथियारों से हमले, 3-4 ज्यादा डीसीपी घायल, 40-50 पुलिसकर्मी घायल, बहुत सारे आम आदमी घायल। स्थानीय नागरिकों का बार बार एक ही टेलीविजन पर कहना था कि जब ये शुरुआत हुई हमने 100 पर पुलिस को फोन किया, हमने कहा कुछ उपद्रवी यहां पर आकर उपद्रव कर रहे हैं, आइए पुलिस भेजिए, हमें बचाइए। लेकिन 1.5 से 2 घंटे बाद ही वहां पुलिस आई। मतलब शाम को जब ये घटना मैं शुरू आपको हुई, रोकना चाहूंगा। तो परवीन 1.5 झटके हमारे साथ हैं, बीजेपी एमएलए नागपुर मध्य के। परवीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। मुझे मिल रही सर। जी बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आप मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर भी वहां पर है। प्रशासन, शासन क्या कर रहा था? कल क्या हुआ वहां पर? नहीं, कल ये सुनियोजित पूरी यानी उनका प्लानिंग था। सुबह एक घटना हुई थी आंदोलन की, उसके बाद पुलिस ने वो घटना दोनों पक्ष को बुलाकर शांत की थी। पुलिस ने कायदे अनुसार सारे एफआईआर दर्ज किए थे। जी बोलिए। बहुत सारी पब्लिक वहां थी और ये पूर्व नियोजित था। यानी जो बस्तियों में ये दंगाई आए थे, वो बस्तियां 50 साल से हिंदू मुस्लिम लोग आपस में रह रहे हैं। एक के घर में एक का हिंदू का घर होगा तो दूसरा मुस्लिम मार्केट का घर। लेकिन कल जो घर जलाए गए, गाड़ियां फोड़ी गई, गाड़ियां जलाई गई, महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है कल, ओपीडी तक, डॉक्टर की ओपीडी तक नहीं छोड़ी गई। ओके। और अंदर घुसकर हिंदू कैसे जिएंगे, क्या जिएंगे, कैसे जिएंगे, ये सारी बातें कही गई। मैं इस बस्ती के नजदीक रहता हूँ, महल में, दक्षिणामूर्ति चौक में। मेरे घर के सामने तक से जुलूस गया और अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। मैं कल मुंबई में था, हमारा बजट अधिवेशन चल रहा है। आज मैं सुबह 5:30-6 बजे नागपुर पहुंचा हूं। लेकिन नागरिकों से जो बातें मैंने सुनी है, चिटनीस पार्क, राम मंदिर गली, भालदारपुरा, बुद्धू का मीनारा, ये एक आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई है। और आपने एक और बात बोली कि पहले आपने जो बोली, बाइट में बोली, आपने बोला चिन्हित करके गाड़ियां तोड़ी गई हैं, चिन्हित करके घरों पे अटैक किया गया है। क्यों? जिस रास्ते पे हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ पार्किंग करते थे, कल उस रास्तों पे मुस्लिम बंधुओं की गाड़ियां नहीं थी। मोमिनपुरा में जो गाड़ियां मुस्लिम बंधुओं की थी वो उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। सिर्फ हिंदू बंधुओं की गाड़ियां जलाई गई, तोड़ी गई और 2 व्हीलर को पेट्रोल डालकर जलाया गया। सिर्फ 2 व्हीलर हिंदू बंधुओं को चिन्हित किया गया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके पहले भी नागपुर में बहुत बार तनाव रहा है, लेकिन इतना द्वेष और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं हुआ। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। और बहुत सारे लोग अपना चेहरा ढके हुए थे। आपने जो स्ट्रीमिंग दिखाई है उसमें आप देखिए, और इतने ज्यादा तलवारें, इतने ज्यादा पेट्रोल बम, पत्थर उस बस्तियों में कभी नहीं थे। मैं वहां से 20 साल नगर सेवक था, अभी मैं 6-7 साल से एमएलए एमएलसी हूँ। लेकिन 50 साल से वहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, 26 का जुलूस निकलता है, लेकिन कभी ऐसा ही नहीं था। बहुत सारे क्यों हुआ ये? क्यों हुआ आपकी राय के अंदर के? देखिए परवीन जी, आपकी राय में ये क्यों हुआ? नहीं, ये प्लानिंग था और ये प्लानिंग के कारण हुआ है। और सभी लोग बहुत सारे वहां 10, 15, 20 बेवारस 2 व्हीलर मिली है। वहां 1-1, 1.5 ट्रॉलियां पत्थर मिले हैं। वहां पेट्रोल बम कांच मिले हैं। ये पूरा सुनियोजित था। ये पूरा उन्होंने तय करके किया है और इसके बाद हिंदू समाज ये सहन नहीं करेगा। हमने पुलिस को सहायता की है। 4 डीसीपी इंजर्ड है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी के हाथ पे कुरान मारी गई है। महिला डीसीपी तक को छोड़ा नहीं गया है। जी, महिला डीसीपी को भी नहीं छोड़ा गया है। मैं कह रहा हूं महिलाओं के साथ क्या क्या अभद्रता हुई है और सीसीटीवी वहां तोड़े गए हैं। कल का जो भाषा का प्रयोग था वो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। इतनी गलत तरीके से वो भाषा का प्रयोग था। और कोई पार्टी के राजकारण से ऊपर उठकर इस दंगल को देखना चाहिए, नहीं तो पार्टीबाजी में हम ऐसी दंगलों को आप समर्थन करोगे तो इसका नुकसान भारत के नागरिकों को, अच्छा, समाज को, सारे समाज को बहुत। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए वहां पर? सीसीटीवी 50 कैमरे तोड़े गए सुबह। तो अगर ये सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे, जी सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे, तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? सारे तोड़े गए।
50 कैमरे तोड़े गए तो प्रशासन अलर्ट को नहीं हुआ? यहाँ दो जगह पर ये दंगा हुआ, 3 जगह पर, 2 जगह पर जो दंगा हुआ वो प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से उन्होंने वो रोका, नहीं तो इससे 100%। जो तीसरी जगह है हंसापुरी, मोमिनपुरा और हंसापुरी, वहां हमेशा तनाव होता है। वहां प्रशासन यदि समय पर पुलिस को रिटेलिएट समय पर फोर्स भेजता तो हंसापुरी की घटना नहीं होती, ऐसा वहां के नागरिकों का कहना है। माननीय देवेंद्र जी को भी मैंने बोला है, उस तहसील पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की भी जांच होने वाली है, लेकिन पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस तहसील के अधिकारियों की भी जांच होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रवीण जी आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आखिरकार ये पैटर्न, मेरे साथ शिवसेना के आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे, आप प्रवीण जी को सुन रहे हैं जो एमएलए हैं, ये एक आप बीती बता रहे हैं, वहां परिस्थिति क्या हुई है, उसके बाद भी आप लोग सियासत कर रहे हैं। उसके बाद भी उद्धव जी ने आज बोला, अब देवेंद्र जाने उसको, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, हिंसा कैसे हो गई? मतलब उनको लग रहा है आरएसएस का हाथ है इसके अंदर, हिंसा के अंदर। अमीश भाई, प्रवीण दटके जी हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, नागपुर से ही विधायक हैं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, उपद्रवी ने किया, हिंसा की, हमारे नागरिकों के जान माल से उन्होंने खिलवाड़ किया, उनको अपमानित किया, प्रताड़ित किया। हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना। मैं तो बस यही इतना सुनना बाकी है कि अभी आप एक ब्रेकिंग न्यूज कहेंगे, विपक्ष की इतनी हिम्मत, कानून व्यवस्था से बच के भाग रहा है, विपक्ष कानून व्यवस्था को बचा नहीं पा रहा। अब आपका इतना ही बोलना बाकी है। अमीश भाई, सरकार के बैठे अजय आलोक है, एक बार पूछिए तो कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? पहला सवाल यही पूछा महाराज। अगर सब नेता कह रहे हैं, अरे तो सुनिए तो फिर विपक्ष को बोलने तो दीजिए। अगर सब नेता बार बार ये कह रहे हैं कि वो कुनियोजित था, पहले से नियोजित था, ट्रॉली भर के पत्थर, ट्रॉली भर के जहरीले गैस के बॉटल्स, वहां पे तेजाब के बॉटल्स, ठीक है, जवाब अजय लोग। तो कल तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी, कल तो पुलिस को ज्यादा सावधान होना चाहिए, कल तो बीएसपी और बजरंग दल का प्रदर्शन था, पुलिस को ज्यादा सावधान होना चाहिए। कमाल जी, इस पे जवाब दीजिए, सुनिए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। कमाल करते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या कमाल होता है। ये सुनिए जरा। आदित्य ठाकरे का सुबह बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुओं से ही हिंदुओं पे हमले करवाए हैं, ये नया प्रयोग हो रहा है। ये क्या मतलब है भाई? ये आपको किसने बताया कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं पे हमले किए हैं और ये नया प्रयोग हो रहा है? और ये और कोई नहीं, आपके आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। जवाब है इसका। संजय राउत कल क्या कहते हैं, परसों क्या कहते हैं? वो वीर शिवाजी की मौत को मतलब तुलना और ये जो कल उपद्रव हुआ, इसका कोई जवाब हम लोगों ने किया ना, वो विपक्षियों ने किया ना। आपके पास कल जो हिंसा हुई हम लोगों ने किया। आप तो कल भी मैंने बोला था ना आपको, शिवसेना का नाम बदल के सुन्नी सेना कर लीजिए। आप तो शिवसेना का नाम बदल के सुन्नी सेना कर लीजिए। झटका की बात ही नहीं करते। एक शब्द आपके इन लोगों के खिलाफ नहीं निकल रहा है अमित, एक शब्द नहीं निकल रहा है। बाप रे बाप, कौन है ये दंगाई? तो कितने प्यारे ये वही बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, मोहब्बत की बातें, ये वही बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये वही लोग है ना। सेना हो गई है, ये शिवसेना नहीं है। सरकार में बैठे 3 महीना हुआ, सुन्नी सेना हो चुके हैं। महीने में महाराष्ट्र को जंगल राज नहीं आती है। ये बात बिहार बनाना चाहते हैं क्या? करवा रहे हो? जैसे पहले लोग कहानियां कहते थे ना, कि बिहार जंगल राज हो गया, बिहार कहां से बनेंगे? नहीं, वैसा बनाना चाहते हैं। बनेंगे बिहार में? तो हम लोगों को अच्छे लोगों को सुधार दिए हैं पिछले 20 साल से। आप हम लोग को जंगल राज बनाना चाहते हैं। तो हमारे अपने ही बिगड़ गए। रोज गोलीबारी, रोज मर्डर, रोज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। देखिए, इसको सामान्य अपराध के साथ मत जोड़िए। देखिए आनंद दुबे, ये इतनी कर्टसी करिए, कम से कम इसको सामान्य अपराध के साथ मत जोड़िए। सामान्य अपराध नहीं है। टारगेट देखिए, जो विधायक साहब बोल रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, जो लोकल कह रहे हैं, टारगेटिंग हुई है। रिजवान अहमद, ये अपने आप में ये जो हिंसा का पैटर्न है, इसके अंदर 2 चीजें देखने को मिली है। पहली चीज, एक सेकेंड आनंद दुबे, मैं आपको पूरा मौका दूंगा अपनी बात को रखने का, वाणी को विराम दीजिए। आनंद जी, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। रिजवान अहमद, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हिंसा हुई है और इस हिंसा का जो पैटर्न है, उस हिंसा के पैटर्न में टारगेटिंग तो हुई है, लेकिन टारगेटिंग फाइनेंशियली करी गई है। हिंदू भाई बहनों के इंटरव्यू देखिए आप, उनकी गाड़ियां जला दी गई। बिल्कुल वही दिखा रहा हूं मैं तब से। चुप करा दीजिए, बोलिए रिजवान अहमद। इनको चुप करा दीजिए जी। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए अमीश भाई, आज जितना रफू कर लें, जितना हम पेबंद लगा लें, हमसे मेरा मतलब है मैं जो डीसीपी साहब के कुल्हाड़ी मारी गई है, 2 और पुलिस वाले कुल्हाड़ी से हर्ट हुए हैं। कुल्हाड़ी बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। तो इलाज के बाद पहले तो उनको सस्पेंड करवा दीजिए डीसीपी साहब को। वो शारीरिक तौर पर पुलिस की नौकरी करने के लायक नहीं है। और ये जो 4-4 किलो की इंसास राइफल लेके घूमते हैं और लोग सामने से तलवारें और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भैया ये 4 किलो का बोझा अपने कंधों पे ना रखा करो। इस जो वहां पर बवाल हुआ है, 6 बजे पहले एक प्रदर्शन होता है औरंगजेब की कब्र को लेके, फिर 4 घंटे बाद उसका रिटेलिएशन होता है संयोजित तरीके से। तैयारी पहले भी थी, तलवारें, डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म, पूरी गलती। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड, जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। अब आगे बता दूं अपना एनालिसिस। औरंगजेब का महिमा मंडन अभी नहीं शुरू हुआ है। 2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। भाजपा क्या कर रही है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रही है। माहौल बिगड़ रहा है और बात कर रहे हैं कि कब्र खोद दो। अरे कब्र खोद के तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना, लेकिन तुम उनके घर नहीं खोदोगे, क्योंकि तुमको समाज में दोनों तरफ से ऐसे लोग चाहिए। यह है सच्ची बात। और वीडियो यूट्यूब के कमेंट्स में जाके देख लीजिएगा कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कितने नहीं है। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसमें कोई, ओके, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। विवेक श्रीवास्तव एज अ पॉइंट। विवेक जी, देखिए रजवान भाई, पहली चीज तो रूल बुक कोई चीज होती है और पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अरे यार, दूसरी बात, आपने उस प्रदर्शन को आप सुनिए ना सर, अब मेरा टर्न है सर, ये गलत है, ये गलत बात कर रहे हैं आप। अरे कुल्हाड़ी कुलूड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ, वो जाहिलियत में मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एक जब हम फौज को भेजते हैं दंगा कंट्रोल करने के लिए या पुलिस को भेजते हैं, एक रूल बुक है, एक ट्रेनिंग है, उसके तहत ही चीजें चलती हैं। इस तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं होता जिस चीज को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपने एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। पूरे के पूरे जितने लोग यहां बोल रहे हैं सबके सब मुसलमानों पे ही उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत किया, वायलेंस गलत है, कुल्हाड़ी गलत है, पुलिस पे हमला गलत है, लेकिन वो जो प्रवोक करने के लिए, आप हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बात बोल रहा है। विवेक पहली बार बोल रहे हैं, विवेक अपनी बात को रख रहे हैं। ओके विवेक, आप अपनी बात को रखिए। 50 सेकंड। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि पिक्चर देख करके लोग भड़क गए, जब नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। इनकरेक्ट है, सीएम डिड नॉट से दिस। कौन उठाएगा उस पिक्चर पे? कमाल की बात है, आप कह रहे हैं फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, फिल्म देख के लोग भड़क गए। ये तो सीएम ने नहीं कहा। आप गोवलकर पढ़िए पहले। ये तो मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। ये मुख्यमंत्री ने कहा ये मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म देख के लोग भड़क गए। आप मुझे थोड़ा नहीं, ये गलत है। अब आप अजय आलोक को पूरा बोलने देते हैं, मुझे अच्छा बोलिए विवेक जी, आप बोलिए। हिस्टोरिकली इनकरेक्ट पिक्चर है। इस पिक्चर सर सुन लीजिए, मैं हिस्टोरिकली फैक्ट पे बात करता हूं। गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की, एक सेकंड है, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए।
इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम पेट्रोल बम लेके आए, इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे 3 डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों ने लोगों की गाड़ियां जला दी, इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय ने एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। संभल में भी फिर ऐसा ही हुआ था। ये जो पूरा बवंडर है, इसके अंदर आप पैटर्न नहीं देख रहे, पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक है। आप संभल ले लो, दिल्ली का दंगा ले लो, कोई ले लो, पैटर्न इज वन, एक इकलौता पैटर्न है सिर्फ। रिजवान अहमद, हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके, फिल्म दोषी है, जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके रिजवान अहमद, योर टर्न। रिजवान अहमद, क्या करने गए थे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? अमित जी, ये तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके, क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक, शांत होना पड़ेगा आपको, आपने बोली अपनी बात को। विवेक जी, जी 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 अमित जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। यह लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है, उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे, और किताब का नाम भी बताएं। आप जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है दुनिया में। जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं, ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए, नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवेल्युएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया, नाथूराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया, कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है, और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमीर जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं।
ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1947 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े। की बात नागपुर में 100 साल पहले हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये। अच्छा सुनो एक मिनट, अमीश करते हो, सुनो विवेक अपने आप अपनी ये जो कश्मीर है, 20 सेकंड्स रिजवान अहमद, देन आनंद दुबे। विवेक, अमीश भाई, ये जो कश्मीर है, क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था? मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी जी जी, ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं आनंद दुबे और मैं सुनील यादव और अजय आलोक सर, काम होता है दंगे रोकना, दंगे एक करवाना सेकंड नहीं। विवेक जी शांत हो जाइए। आनंद दुबे, सुनील यादव एंड अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, सुनील यादव, पॉइंट ये है मेरा आपसे, और ये प्रश्न है, और हम्बली मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, कोई भी हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी दंगे होते हैं, इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 जगह पे दंगे हुए, 2 जगह काबू पा लिए गए, लेकिन तीसरी जगह स्थिति बेकाबू हो गई, और वो प्लान्ड था। क्या आपको लगता नहीं है कि अबू आसिम आजमी, क्योंकि आप ही के नेता हैं, उनका एक बयान तूफान की तरह फैला और उसने कहीं ना कहीं इस बवंडर को बढ़ा दिया? देखिए अमीश भाई, मैं एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एक तरफ और आपकी बात एक तरफ। और जहां तक सवाल अब्बू हासिम आजमी जी का है, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, तो जितनी बार उसके बाद पाकिस्तान ने हरकतें की हैं बॉर्डर पे, या हमारे सैनिकों को शहीद किया है, या जो भी जुर्रत की है, उसके पीछे क्या अडवाणी जी हैं क्या? या मानी प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर सेवैयां खाने चले गए, तो उसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी को दोषी बता देंगे क्या? अगर दंगा हुआ है, हिंसा हुई है, तो वो गलत है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिसकी भी सरकार हो। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, सरकार पर सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होती, लेकिन ये जो औरंगजेब को प्रोटेक्शन दी जाती है, क्यों दी जा रही है? औरंगजेब और बाबर का क्या काम? आपने औरंगजेब इस देश का नायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैं फिर आपके नेता ने नायक क्यों बनाया, बाबर हो, नाथुराम पहले इस देश के मुसलमान को बाबर में उलझा के रखा, औरंगजेब में उलझा के रखना चाहते हैं। अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग जो, या इस देश में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग जिन्होंने लिखित में माफी मांगा है, उसको आरएसएस और बीजेपी भले नायक मानती हो, देश नायक नहीं मान सकता है। जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करता है, उसे देश नायक मानेगा। जो औरंगजेब हिंदुओं पर हिंसा करेगा, उसको कोई नायक मानेगा? लोग सीधे तौर पर अगर पहले 50 सीसीटीवी तोड़े गए, अगर पूरी प्लानिंग पहले हो रही थी, तो वहां पर उतनी फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा गया, ये सवाल उठ रहा है। अमिश, मैंने आपको शुरू में बोला प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था, किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था। ये प्रशासनिक चूक है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर प्लान कर लेंगे। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वो उन्मादी भीड़ को आप समझाना, मुझे लगता है ज़्यादा आसान है बनस्पत के इस चैनल पर बैठे हुए उन्मादी जयचंदों को, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। मैंने ओपनिंग में बोला पैटर्न है, आपने बोला पैटर्न है, मैं 24 के चुनाव के रिजल्ट के बाद से बोल रहा हूं पैटर्न है। अराजकता फैलाने की कोशिश है। हमने स्टेट ऑफ रेडिनेस में रहना पड़ेगा हर समय। इस देश का मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो, अपना नायक नहीं मानता है, तो फिर किस बात पे भड़के भाई? इंस्टिगेट किया गया, किस बात पे इंस्टिगेट हो गए आप? आपका चचा लग रहा है औरंगजेब, या आपका नाना लग रहा है, आपका दादा लग रहा है जो आप इंस्टिगेट? साजिद रशीदी, इंस्टिगेशन कहां से हुआ? साजिद रशीदी भी मेरे साथ है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड अजय लो, 40 सेकंड वो बोलने। साजिद रशीदी, इंस्टिगेशन कहां से हुआ?
बहुत शुक्रिया अमीश भाई, आपने 35 मिनट के बाद में 40 सेकंड का टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद भूल ही जाएंगे आप। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे भूलेंगे। खैर बहरहाल, अभी देखिए, अभी बात हुई औरंगजेब की महिमा मंडन की। लेफ्टिस्टों ने सिर्फ महिमा मंडन नहीं किया, जो राइट विंग के हिस्ट्रीकार हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। जयदेवनाथ सरकार लेफ्टिस्ट नहीं है, इन्होंने भी बाकायदा महिमा मंडन किया है। और अगर आप जाते हैं इस बात पर कि किसने क्या किया, तो मान सिंह और जय सिंह को क्यों भूल जाते हैं आप लोग भाई? सारा कुछ तो उन्हीं का किया धरा है। शिवाजी महाराज के साथ में या संभाजी महाराज के साथ में जो कुछ भी किया, सब कुछ तो जय सिंह और मान सिंह ने किया है। औरंगजेब का तो फरमान चला है ना, करने वाले तो यही लोग थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो नागपुर में हुआ है ये क्या हुआ है? ये भी मान सिंह और जयचंद का प्लान था, ये जो हुआ है। और मैं बता रहा हूँ नागपुर में, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं दो दिन नागपुर में था। अभी मैं 13 की रात में आया हूँ नागपुर से। वहां के लोग इतने शांत हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलके इतने शांत हैं कि मैंने 13 की रात में, जैसे छोटी होली होती है, मैंने वहां कोई इस तरह की बात नहीं देखी कि लोग पानी फेंक रहे हैं या सड़कों पर उन्माद हो रहा है होली के नाम पर। कुछ नहीं था वहां। होली के नाम पर सड़कों पे कब उन्माद हुआ है? 13 की रात में निकला हूं। कुछ नहीं अरे सुन लो यार मेरे भाई, बात सुन लो यार। जहरीले लोग को लाते हैं आप बिला वजह की बातों को आगे बढ़ाते हो। सुनिए, मैं फिर ये कहता हूं कि ये जो कुछ हुआ है जानबूझकर कराया गया है, और ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कराया गया है। ओके, जानबूझ के कराया गया है, वीएचपी ने कराया है। ओके, अजय आलोक जवाब। विश्व हिंदू परिषद ने किया। अजय आलोक जवाब। बिल्कुल, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था अभी कि वो जो उन्मादी भीड़ है उसको समझाने का कोई फायदा नहीं। उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार यहाँ जो आपके चैनल पे बैठे हुए उन्मादी जयचंद। हम लोग जयचंद और मानसिंह को नहीं भूलते हैं, गद्दार मानते हैं उनको। और कोई हिंदू अपना नाम, बच्चे का नाम जयचंद और मानसिंह नहीं रखता है, लेकिन आपके मुसलमानों में अकबर रखा जाता है, औरंगजेब रखा जाता है। हिंदुओं में कोई जयचंद नहीं रखता है, विभीषण नहीं रखता है, रावण अपने बच्चे का नाम नहीं रखता है। आप लोग रखते हैं, औरंगजेब भी रखते हैं, अकबर भी रखते हैं, हुमायूं भी रखते हैं, जहांगीर भी रखते हैं। क्यों? हजारों नाम मानसिकता इसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ मानसिकता। और आप जहां बैठ के जयचंद मानसिंह को कोस रहे हैं, औरंगजेब को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये दिखाती है मानसिकता कि जहरीलापन किसमें है, जहरीलापन किसमें है। अरे और तो आप तो ओसामा भी रखते हैं, मिल जाएंगे। ओसामा बिन लादेन भी अपना नाम रखते हैं, ओसामा जी। और कहने वाले हमारे हिंदू समाज के लोग हैं। बोल रहे हो, गलती तो है हमारे में, हम तो मान ही रहे हैं कि हमारी कमजोरी हमारे जयचंदों के कारण है, जो आज भी मौजूद है। और उसका फायदा उठा के आप औरंगजेब जैसे लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो। आपके जैसे लोगों के मानसिकता में औरंगजेब बसी हुई है। राशिदी साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज। ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, रिजवान अहमद होल्ड ऑन। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन आनंद दुबे। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीश भाई, जो मैंने अपनी बात शुरू करी थी मानसिकता पे करी थी, वो मानसिकता आप नहीं बदल पा रहे हैं और बीजेपी की सरकार भी बदलने में विफल हो रही है। अब एक छोटी सी बात बताऊं, अभी रशीदी को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। दोनों झंडे बंदा हरे लगा के बैठा है, बीच में खजूर उग रहा है। ये अरब और खजूर और अरब के रेगिस्तान से भारी नहीं आ पा रहे हैं। इससे बोलो कि दो तिरंगों के बीच में पीपल का पत्ता लगा लो। भारत की संस्कृति पीपल से जुड़ती है। आप देखो, वो मना कर देगा। उसको अभी भी खजूर से प्यार है, चाहे टीवी पर बैठकर रशीदी जितनी मीठी मीठी बात कर ले। ये है वो मानसिकता जिसका आप लोग ओके, रशीदी जी साल की आजादी में कांग्रेस। ओके, बिल्कुल मैं जवाब देने दूंगा। ओके, रशीदी जी बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, जिन लोगों की किस्मत फूटी हुई है उनको खजूर नसीब नहीं होती। जिन लोगों की किस्मत फूटी है उनको खजूर नसीब नहीं होती। मैं तो रोजाना इफ्तार में खजूर खाता हूं। क्या बेकार की बात। इनकी किस्मत ये अलग बात है। ओके, ये अलग बात है। ये रोते हैं, आप खजूर खाइए, ताउम्र खजूर खाते रहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। खजूर आप खाते रहिए। आनंद दुबे जी को भी भिजवाइए, सबको भिजवाइए। आनंद दुबे, मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है प्रशासन से तो चूक हुई, लेकिन अब इस पर राजनीति से ज्यादा जरूरी है दोषी पकड़े जाएं।
अमीश भाई, आपकी अध्यक्षता में आज ये बहस हो रही है, इतने गंभीर मसले पर बहस है, लेकिन विवेक जी और रिजवान अहमद ने इस विषय को इतना हल्का कर दिया कि तूतू महमद तक बात आ गई। देखिए, मेन प्रश्न जिन पर तो अभी आपने लास्ट में बात किया कि 500 से 1000 उपद्रवी आए, अपराध किए, अभी भागे हैं, उसमें से 70-80 पकड़े गए हैं। अरे पूरे प्रशासन को लगकर उनको धर पकड़ करके दबोच लेना चाहिए। और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। वो दिन और थे जब भारत दूसरे देशों से मिली इंस्ट्रक्शंस के आधार पर अपने एक्शन और रिएक्शन तय करता होगा। आज का भारत दहाड़ना सीख गया है, दुनिया के सो कॉल्ड ठेकेदारों को आईना दिखा रहा है, उन्हें सबके सामने एक्सपोज भी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो आजकल दुनिया के इन कथित ठेकेदारों पर सीरियल अटैक वाली मुहिम चलाई हुई है, जो बहुत अच्छा है भारतवर्ष के लिए। और इसकी ताजा झलक दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग समिट के दौरान देखने को मिली। व्यूअर्स, सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातें, उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. कश्मीर पर दुनिया के कथित बड़े और जिम्मेदार देशों की हिपोक्रेसी का इससे बेहतरीन और सटीक विश्लेषण शायद ही पहले कभी हुआ होगा, क्योंकि यह बात हम सभी जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए थे, तो संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम लागू करने को कहा। नतीजा यह हुआ कि हमलावर यानी पाकिस्तान सीज फायर होने तक कश्मीर के जिस हिस्से तक पहुंचा था, आज भी उसी हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। वो पीओके सुनते हैं ना आप, ये वही है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र कितना संयुक्त और कितना तटस्थ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी पोल पट्टी पूरे बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ खोल दी। उन्होंने कहा, दुनिया को आज एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, लेकिन मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र का होना बेहद आवश्यक है। कुछ ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ साल पहले कही थी, क्योंकि अभी तक तो वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला विधान चलता है संयुक्त राष्ट्र में। अमेरिका 9/11 के बाद अगर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में बम बरसाए तो संयुक्त राष्ट्र शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में दबा लेता है। यह सत्य तथ्य है। लेकिन एक वो दौर भी था जब भारत पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देता था, तब भारत को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश यही संयुक्त राष्ट्र करता था। आतंकी हमलों और बम धमाकों को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर खारिज कर देता था।